हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हमने स्टार्ट किया था गैसों को परिवहन। ओके, तो उसमें हमने समझा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस माध्यम से, ब्लड के द्वारा, माध्यम क्या था, ब्लड था ना, तो ब्लड के माध्यम से किस प्रकार पहुंचे हमारे ऊतकों में, अर्थात उन उचित अंगों में जहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, तो वहां से किस प्रकार ऑक्सीजन पहुंचा और कार्बन डाइऑक्साइड को लिया ना। तो उसी प्रकार हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में मुख्यतः आपको कुछ एक्स्ट्रा में बताने का प्रयास किया है हल्का सा, तो इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम जान लेते हैं। ये तो जैसा हो गया एनसीईआरटी ग्रंथ, तो ये क्या बोला गया कि प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजन की जरूरत होता है, अर्थात लंग के द्वारा निकला हुआ रक्त यानी ब्लड जो कि लगभग 100 ml होता है, यानी बोल देगा 100 ml ऑक्सीजन रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में ऊतकों को लगभग 5 ml O2 प्रदान करती है। क्या बोला, ये इसको याद रख लेना। ओके, तो क्या बोला, 100 ml ऑक्सीजन रक्त जो होती है हमारे शरीर की क्रियात्मक स्थितियों में ऊतकों को लगभग 5 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन प्रदान करती है, यानी उन्हें देती है। इसके अलावा देखो ये कुछ जनरल टाइप उपयोगी बातें हैं, जैसे कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में अधिकतम 1.34 ml ऑक्सीजन से जुड़ सकता है। ओके, क्या बोला कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हीमोग्लोबिन ब्लड में काफी होता है, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में अधिकतम 1.34 ml ऑक्सीजन से जुड़ सकता है। ओके, ये हो गया हमारा हीमोग्लोबिन की 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, वो जुड़ सकता है कितने 1.3 ml ऑक्सीजन से जुड़ सकता है। इसके अलावा नॉर्मली मतलब सामान्यतः 100 ml रक्त में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, तो इससे आप गणना कर सकते हैं मनुष्य के बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन हो सकता है। जब 100 ml में 15 ग्राम है तो 1 लीटर में कितना होगा, 150 ग्राम। उसी प्रकार अगर 5 लीटर की बात करें तो इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसी प्रकार बोलते हैं कि यहाँ पर 100 ml रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, और जब 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो उसकी गणना करते हैं, तो अर्थात 100 ml रक्त में मैक्सिमम 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है। कितना कि जो 100 ml रक्त होता है ना, वे लगभग 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है। तो अब यहाँ पर क्या बोला था, ध्यान देना कि यहाँ पर 100 ml ऑक्सीजनित रक्त कितना ml ऑक्सीजन प्रदान किया था ऊतकों को, 5 ml, और ले कितना जा रहा है, 20 ml, अर्थात 100 ml में जो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन उपस्थित था ना, तो वो क्या किया कि 100 ml रक्त जो होता है मैक्सिमम 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि वो जो ऑक्सीजन रक्त होता है 100 ml जिसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन उपस्थित है, और वो इतनी उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो 20 ml ऑक्सीजन को परिवहित कर सकती है, अर्थात उसका परिवहन कर सकती है। लेकिन परिवहन तो 20 ml का कर रही है, लेकिन वो दे कितना रहा है, 5 ml। अर्थात इससे हम ये समझ लेते हैं जैसे हीमोग्लोबिन 4 अणुओं को लेकर चला था ना, बस वाली कहानी याद है ना आपको, तो उसी प्रकार आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये 5 पूरे हीमोग्लोबिन, अगर हम 5 ये 5 ml अगर हम बांट दें इसको ना, यानी कि कितने हो गए, जो 100 ml रक्त होता है उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो था वे कितने ml ऑक्सीजन को लेकर चला, 20 ml, लेकिन अब उसको कितना दे रहा है, ये दे रहा है 5 ml ना, तो बचा कितना रहा है, 75%, अर्थात 25% इन्होंने तो उसको कह दे दिया, 75% अभी बच रहा है। तो वही ये नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है, सारी बातें हम आपको नेक्स्ट लाइन के लिए बोले थे। तो एक फेरे के दौरान लगभग जो
रक्त होता है 25% ऑक्सीजन की आपूर्ति ऊतकों को करता है। क्या? ब्लड जो होता है लगभग 25% ऑक्सीजन की आपूर्ति ऊतकों को करती है। ओके, यानी टिश्यू को करती है। यही बात आपको समझाना चाहते थे और कुछ नहीं था इसमें। तो ये हम समझ लिए कि जो 100 ml लगभग रक्त होता है वो लगभग 25% ऑक्सीजन जो है केवल ऊतकों को देती है, अर्थात 75% बची रह जाती है। ओके, तो अब यहाँ पर देखो कुछ चीजें आपको बताए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि प्रदूषक गैस, अर्थात प्रदूषण करने वाली गैसें होती हैं, कई गैसें होती हैं ना, तो उनमें कुछ गैस होती है हमारे लिए मतलब एक प्रकार से विषैले पदार्थ का काम करती है, और कुछ गैसें हैं जो कि विषैले पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करती। उनमें जैसे देखो पॉल्यूटेंट अर्थात गैस का नाम अगर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, सल्फर डाइऑक्साइड आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, ओजोन आता है, ये सब हमारी प्रकृति में मौजूद है ना। तो अब इन समय इसके अलावा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, बहुत सी ऐसी गैसें उपस्थित हैं जो कि हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं। अब सभी गैसें तो विषैली तो हो नहीं सकती। अगर सभी गैसें विषैली होंगी तो हम किसी भी समय किसी भी रोग से ग्रसित हो सकते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में विकार उत्पन्न हो सकता है ना। आई बात समझ में? तो वही बोला गया है कि प्रदूषक गैस काफी होती है, लेकिन अब उनमें पॉइजनस गैस आपको हम बताएंगे पॉइजनस गैस क्या होती है। पॉइजनस गैस कैसे समझेंगे कि पॉइजनस गैस वे होती है जो कि हमारे ब्लड में उपस्थित, क्या ब्लड में उपस्थित Fe+2 को Fe+3 में बदलते हैं। ये बोला गया कि पॉइजनस गैस वे होती है मुख्यतः जो हमारे ब्लड में उपस्थित लौहयुक्त पदार्थ था ये, वो इसको बदल देते हैं किसमें? Fe+3 में। तो ये सारी गैसें विषैली होंगी। वही यहाँ पर है CO2 जो कि विषैली नहीं होती है, ये Fe+2 को Fe+2 में ही रहने देती है। ओके, तो CO2 गैस जो हमारे वायुमंडल पाई जाती है वो विषैली नहीं होती। यहाँ पर जो क्रॉस का निशान आपको दिखाया गया है ये विषैली नहीं है। ओके, और जो उसी प्रकार SO2 भी जो होती है वो पॉइजनस गैस नहीं होती, अर्थात ये भी Fe+2 को Fe+2 में ही रहने देती है। और अगर ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में इसकी ज्यादा बंधुता भी नहीं होती, अर्थात SO2 से अगर तुलना करेंगे ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बंधुता की, तो उसमें बंधुता किसकी ज्यादा आएगी? बंधुता ज्यादा आएगी ऑक्सीजन की, अर्थात हीमोग्लोबिन से बंधुता किसकी ज्यादा रहेगी? वो रहेगी ऑक्सीजन से सल्फर डाइऑक्साइड की तुलना में। ओके, और एक बात आपके ध्यान में आ रहा होगा कि अब जब CO2 इसमें बाधित नहीं करे तो वो हीमोग्लोबिन से जुड़ कैसे रहा था? वहां पर हम सिर्फ आपको ये बताया, ध्यान देना, वहां पर हम आपको ये बताया वो ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा था, वो CO2 को ले रहा था, वो ऑक्सीजन की बंधुता को कम करके उसको हीमोग्लोबिन कमजोर नहीं कर रहा था, वो केवल एक परिवहन का काम कर रहा था। वो हीमोग्लोबिन से जो ये जुड़ती है ना, इसके सभी बॉन्डों को कमजोर नहीं कर रहा था। ये उसका मतलब उसका कार्य से ये उसका जो उद्देश्य था ये नहीं था कि हम हीमोग्लोबिन से सभी अणुओं को तोड़ दें। उसका कार्य सिर्फ ये था कि उसके उपापचय के दौरान, ऊतकों में उपापचय के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो इसको ले जाए, अर्थात हीमोग्लोबिन उसको वहां से एकत्रित करके उठा ले जाए, यानी उसको ले जाए शुद्ध होने के लिए। सिर्फ उसका यही रीजन था। ओके, और ये कोई प्रदूषण गैस नहीं होती। ओके, अभी बताते हैं किस प्रकार और गैसें इसको सब तोड़ देती हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो CO जो होती है एक विषैली गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस होती है, जिससे उसका फार्मूला CO है, ये पॉइजनस गैस है। ध्यान देना, CO2 और SO2 पॉइजनस गैस नहीं है, जबकि CO ओजोन अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सभी गैसें विषैली होती हैं। समझ आ रहा है ना? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो हीमोग्लोबिन से बंधुता अधिक रखते हैं। किसकी तुलना में? तुलना में अगर की जाए तो ऑक्सीजन की तुलना में ये कार्बन मोनोऑक्साइड
अर्थात ये जो था ना, इसकी तुलना में अगर हमारे बॉडी में CO उपस्थित हो तो यहाँ पर ये ना बदल करके O2 के स्थान पर वो CO आ जाएगा, कुछ इस तरह। थोड़ा आपको बताते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताएं कि ये कुछ इस तरह बदल जाते हैं। कौन? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये लगभग 300 गुना अधिक बदलता रहते हैं। किसकी तुलना में? ऑक्सीजन की तुलना में। यहाँ पर ये ध्यान देना, ये पॉइंट कि ये जो होता है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ना ना, यदि हमारे बॉडी में अगर CO उपस्थित हो तो ये सब बॉन्ड को तोड़ देते हैं और ये तोड़ करके यहाँ पर CO, यहाँ पर CO, यहाँ पर CO और यहाँ पर CO जुड़ जाती है। किसकी उपस्थिति में? CO की उपस्थिति में, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आ रहा है ना? तो समझते यही समझ लीजिए कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बंधुता से कहीं ज्यादा, लगभग 300 गुना ज्यादा ये बंधुता रखती है हीमोग्लोबिन से। अब जब इतनी ज्यादा बंधुता है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की बंधुता कमजोर पड़ जाएगी हमारे हीमोग्लोबिन से। अब जब कमजोर पड़ जाएगी हीमोग्लोबिन, हमारे हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को बांधना चाहेगी, अब लेकिन वो बांध ही नहीं पाएगी, तो क्या होगा कि हमारे शरीर में ये पूरा कब्जा कर लेगा, अर्थात ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमारे बॉडी में कई सारे डिसऑर्डर उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है एक प्रकार से विषैली गैस होती है। ये Fe+2 को, जो कि ब्लड में उपस्थित था ना, Fe+2 को Fe+3 में चेंज कर दिया, यानी कि वो इसको विषैली बना रही है। उसके मेन क्वालिटी जो था Fe+2 लौह वाड़क का, उसको चेंज कर दे रही। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। उसी प्रकार ये सारी गैसें हैं जो कि इसको Fe+2 को Fe+3 में चेंज कर देती हैं, अर्थात ये सभी भी गैसें मुख्यतः विषैली गैसें होती हैं। एक बात ध्यान देना, CO2 और SO2 विषैली गैस नहीं होती। एक चीज इसमें और आपको बता दें, इस स्थिति जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में आ जाता है तो उस स्थिति में हमारी त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? लाल चकत्ते। ध्यान देना, ये जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है उनके चारों बांडों से, तो लाल चकत्ते पड़ जाते हैं हमारी त्वचा पर। इसके अलावा यदि ये जो अगर हम ऑक्सीजन से लेते हैं, ये गैसें हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की बंधुता नष्ट कर देती हैं। अब जैसे अगर हम ओजोन से लेते हैं, ये भी ओजोन की तरह, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह ओजोन भी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ देती हैं और खुद जुड़ जाती हैं, अर्थात ओजोन अपनी खुद उसमें अटैचमेंट करवा लेते हैं। किसमें? हीमोग्लोबिन में। तो अभी इस ऑर्डर में ये क्या होता है, ये Fe+2 से Fe+3 में चेंज ये भी करा देता है। इसके अलावा ये ऑक्सीडाइज करा देता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन, या फिर इसी को बोल सकते हैं मेथ हीमोग्लोबिन। इसमें यदि ओजोन जुड़ जाता है ना तो उसे हम बोलते हैं मेथ हीमोग्लोबिन। इसके अलावा ये इसको कलरलेस कर देती है। ये बात ध्यान देना, ये दोनों पॉइंट, ये हमारे हीमोग्लोबिन से ओजोन की मात्रा ज्यादा हो गई ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन, तो ओजोन जुड़ जाता है। उस स्थिति में हमारा जो ब्लड होता है वे कलरलेस हो जाती है, अर्थात उसका मेन फैक्टर क्या था? हीम नामक रंगा पदार्थ, और उसमें उपस्थित क्या था? Fe+2। अब Fe+2 Fe+3 में हो गया तो अपना क्वालिटी खो रहा है, तो उस स्थिति में ये ब्लड जो होता है हमारा कलरलेस हो जाता है। किसकी उपस्थिति में? ओजोन की उपस्थिति में। ओके, और उसी प्रकार लाल चकत्ते पड़ जाते हैं किस स्थिति में? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह आप सुने होंगे कि जो ओजोन गैस होती है हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। आप समझ गए ना किस प्रकार वो नुकसानदायक होती है। अब जब हमारे बॉडी में ब्लड हमारा सफेद हो जाएगा, अर्थात Fe+2 की कमी हो जाएगी, आप समझ सकते हैं क्या क्या हमारे बॉडी में हो सकता है ना। तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो उसी प्रकार नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं
कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, तो यहाँ तक अच्छे से रीडिंग करो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।